नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं और भौगोलिक चिंतन के इतिहास के अंतर्गत यह 28वां भाग है। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हम पढ़ रहे थे जो भूगोल का अन्य विषयों के साथ संबंध है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। कौन कौन से विषयों से किस प्रकार संबंधित है। भूगोल का जो सामाजिक विज्ञानों से संबंध है वो हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के साथ भूगोल का किस प्रकार से संबंध है इस बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जो भूगोल है उसका इतिहास के साथ किस प्रकार का संबंध है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। भूगोल और इतिहास का संबंध। भूगोल और इतिहास। ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, भूगोल और इतिहास। जैसा कि हम भौगोलिक चिंतन के इतिहास में जब हमने प्रारंभ किया था तो हमने पढ़ा था कि जो हेरोडोटस है उन्होंने कहा था कि भूगोल का अध्ययन ऐतिहासिक संदर्भ में या ऐतिहासिक रूप में तथा इतिहास का अध्ययन है वो भौगोलिक रूप में करना चाहिए। तो भूगोल का अध्ययन इतिहास के रूप में तथा इतिहास का अध्ययन भूगोल के रूप में करना चाहिए, ये बात कही थी हेरोडोटस ने। इससे स्पष्ट होता है कि जो मानव सभ्यता है उसके इतिहास को हम पढ़ेंगे तो भौगोलिक उसका किस प्रकार का स्वरूप हुआ रहा है, किस प्रकार कौन से भौगोलिक क्षेत्र में किस प्रकार का मानव ये इतिहास रहा है, उसके बारे में हम अगर भौगोलिक क्षेत्रों के हिसाब से पढ़ेंगे तो मानव सभ्यता के इतिहास को समझना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, यानी आसानी से हम उसको समझ पाएंगे। तो इसलिए इतिहास जो हेरोडोटस थे उन्होंने कहा था कि भूगोल का अध्ययन है वो इतिहास के रूप में तथा इतिहास का अध्ययन है वो भूगोल के रूप में करना चाहिए। अर्थात अगर हमें भूगोल का अध्ययन करना है तो हमें ऐतिहासिक ज्ञान होना भी आवश्यक है, यानी जिस क्षेत्र विशेष का हम भौगोलिक अध्ययन कर रहे हैं उसकी ऐतिहासिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, उसकी ऐतिहासिक जो विशेषताएं हैं उनके बारे में जानना भी अति आवश्यक होता है। अब अगर मानव सभ्यता के इतिहास तथा मानव समाज का जो विकास किस प्रकार हुआ है उसका अध्ययन हम करें तो वह भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में होता है, यानी कौन से क्षेत्र में मानव सभ्यताओं का विकास किस प्रकार से हुआ और उसमें वह जो विकास के कौन से स्तर पर वह पहुंची और कौन कौन से जो पड़ाव हैं उसके से होकर के वो गुजरी थी। ये सारी चीज़ें हम किससे समझते हैं, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में। यानी किसी भी क्षेत्र विशेष का अगर हमने भौगोलिक अध्ययन करना है या किसी भी क्षेत्र विशेष की जो जाति है उसके बारे में हमें अध्ययन करना, उसके इतिहास के बारे में, तो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में हमें जानकारी होना अति आवश्यक है। वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रदेश में के इतिहास पर वहाँ का जो पर्यावरण होता है, वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं उसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इतिहास पर भौगोलिक पर्यावरण का
महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। क्योंकि उस क्षेत्र का भौगोलिक पर्यावरण कैसा है, वह उसकी ऐतिहासिक जो परिस्थितियां हैं उसको कहीं ना कहीं क्या करता है, प्रभावित करता है। अब यानी मनुष्य का जो मानवीय संस्कृति तथ्य विश्लेषण है उसको हम क्या है, वहाँ के जो परिवर्तन जो शील संबंध है मनुष्य के उनको, और जो उस प्रदेश की जनसंख्या है, कृषि है, पशुपालन है, उसके अगर हम उसके बारे में जानना चाहें, यानी किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या, कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे, ये जो सारी चीज़ें हैं इनका प्रारंभ किस प्रकार से हुआ। हम भूगोल में उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं, कृषि के बारे में पढ़ते हैं, उद्योग धंधों के बारे में पढ़ते हैं, और उसके अलावा हम परिवहन के साधन, व्यापार एवं वाणिज्यिक संस्थाएं हैं, आदि सभी चीज़ों का अध्ययन हम भूगोल में करते हैं। उद्योग धंधे हैं, परिवहन है, व्यापार है, आदि जो चीज़ें हैं उन सभी का अध्ययन हम किस में करते हैं, भूगोल में। अब भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं, उस क्षेत्र में जनसंख्या का जनसंख्या किस प्रकार से विकसित हुई है, कैसा स्वरूप जनसंख्या का पाया जाता है, कृषि का स्वरूप कैसा पाया जाता है, आधुनिक कृषि है, वैज्ञानिक कृषि है, प्राथमिक जो या फिर आदिवासी जो आदिम तरीके से की जाती है वो कृषि है, पशुपालन कैसा है, चलवासी है या चारागांव में किया जाता है, उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग किस प्रकार के हैं, परिवहन के साधन किस प्रकार के हैं, आधुनिक परिवहन के साधन है या प्राचीन तरह की जो परिवहन के साधन है, व्यापार के माध्यम कौन से हैं, व्यापार किस प्रकार का है। तो ये सारी चीज़ें हम उस क्षेत्र की पढ़ते हैं, तो इसके लिए हमें उसका क्या है, इतिहास भी उसमें हम जानते हैं। यानी किस प्रकार से हम वहाँ पर कृषि का प्रारंभ हुआ, उद्योग धंधों का प्रारंभ हुआ, उन सारी चीज़ों के बारे में हम उस क्षेत्र में पढ़ते हैं। यानी जो ऐतिहासिक विकास का अध्ययन भी हम एक प्रकार से जो मानव भूगोल की शाखाएं हैं, अब जैसे मानव भूगोल की शाखा है आर्थिक भूगोल, जिसमें मनुष्य के क्रियाकलापों का, उद्योग धंधों का अध्ययन किया जाता है, तो उसमें हम सारी चीज़ों के बारे में ऐतिहासिक रूप से जानते हैं कि किस प्रकार से उस क्षेत्र में भौगोलिक जो क्रियाकलाप हैं उनका विकास हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक विकास का अध्ययन है वो मानव भूगोल में किया जाता है, जिसके लिए उपयुक्त साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, इतिहास से प्राप्त होते हैं। तो इनका ऐतिहासिक अध्ययन है वो किया जाता है मानव भूगोल में। तो इसके प्रामाणिक साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, इतिहास से। यानी उस क्षेत्र के इतिहास को अगर हम जानेंगे तो ये चीज़ें किस प्रकार से विकसित हुई, इसके साक्ष्य हमें उसके भूगोल से, उसके इतिहास से हमें प्राप्त होंगे। यानी इन सारी चीज़ों के बारे में जो साक्ष्य हैं वो हमें भूगोल से ही, इतिहास से ही प्राप्त होंगे। तो ऐतिहासिक भूगोल भी एक मानव भूगोल की एक शाखा है, जिसमें के अंतर्गत ऐसी ऐतिहासिक जो घटनाएं होती हैं उनका स्थानिक एवं भौगोलिक संदर्भ में क्या है, विश्लेषण किया जाता है भी किस प्रकार से, किस समय में ये घटनाएं घटित हुई हैं और इनका विकास किस प्रकार से हुआ है। ये ऐतिहासिक भूगोल में पढ़ा जाता है, जो कि मानव भूगोल की एक शाखा है। अब इससे क्या स्पष्ट होता है कि भूगोल और जो इतिहास है वो एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन हम किसके संदर्भ में कर रहे हैं, भौगोलिक संदर्भ में हम ऐतिहासिक घटनाओं को पढ़ते हैं। यानी भूगोल और इतिहास है वो एक दूसरे को विषय वस्तु प्रदान करते हैं, क्योंकि अगर इन चीज़ों की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करेंगे तो हमें प्रमाणिक साक्ष्य कौन देगा, इतिहास देगा। और भौगोलिक क्षेत्र यानी किसी क्षेत्र विशेष का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, ऐतिहासिक अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें भूगोल का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हम भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में उसका अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार भूगोल एवं इतिहास हैं वो एक दूसरे से संबंधित विषय कहे जा सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे की विषय वस्तु इनमें आपस में संबंधित है, संगठित है। इसके बाद हम देखते हैं भूगोल और राजनीति विज्ञान।
भूगोल और राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस। तो भूगोल और राजनीति विज्ञान यानी ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, तो इनके मध्य संबंध क्या है? सबसे पहले में क्या राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु क्या है? राजनीति विज्ञान है वो किससे जुड़ा हुआ है? प्रशासन से। प्रशासन व्यवस्था हमारी जो है वो किस में पढ़ते हैं? हम राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं। ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। तो राजनीति विज्ञान की जो विषय वस्तु है यानी इसकी राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु का जो अगर प्रमुख केंद्र माने तो वह क्या है? प्रशासन व्यवस्था है प्रमुख केंद्र। अब प्रशासन व्यवस्था में हम किसी क्षेत्र में कैसी प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके जो पूरा राजनीतिक ढांचा है वो किस प्रकार का है, विभिन्न राष्ट्रों राज्यों की प्रणालियां हैं, सरकारें हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, आदि चीज़ों का अध्ययन हम किस में करते हैं? राजनीति विज्ञान में करते हैं। यानी विभिन्न जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकारें हैं, उनकी कार्य प्रणालियां कैसी हैं, प्रशासनिक ढांचा कैसा है, प्रशासनिक संरचना कैसी है, इसके अलावा किसी देश की संवैधानिक संरचना किस प्रकार की है, उसके राज्यों के मध्य किस प्रकार के संबंध हैं, राज्यों और से केंद्र के मध्य किस प्रकार के संबंध हैं, और उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस प्रकार के हैं। ये सारे के सारा जो विषय वस्तु है वो किसकी है? राजनीति विज्ञान की है। इसमें हम पूरे जो राजनीतिक संबंध हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अब राजनीति विज्ञान में राजनीतिक भूगोल भी एक मानव भूगोल की एक शाखा है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी भूगोल की एक शाखा है। यानी मानव भूगोल में हम मानव के क्रियाकलापों के बारे में पढ़ते हैं। अब प्रशासनिक व्यवस्था किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? मानव। और मानव भूगोल की एक शाखा है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में हम राज्य, राज्य की सीमाएं, चुनाव प्रणाली, ये जो सारी चीज़ें हैं, राज्य का क्षेत्र है या राष्ट्र का क्षेत्र है, चुनाव प्रणाली है, राज्य की सीमाएं हैं, या जो विभिन्न अन्य उप विभाग जैसे हैं, जैसे शासित भूभागों के संसाधन हैं, आंतरिक या विदेशी सीमाएं हैं, संबंध हैं आंतरिक या विदेशी, उन सारी चीज़ों के बारे में हम राजनीतिक भूगोल में अध्ययन करते हैं। इसके अलावा एक भू राजनीति भी मानव भूगोल की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत क्या है? भूतल पर विभिन्न जो राजनीतिक प्रणाली, विशेष रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भौगोलिक कारकों का जो प्रभाव होता है उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। यानी एक दूसरे से ये संबंधित किस प्रकार हुए? राज्य की सीमाएं, चुनाव प्रणाली, ये विषय वस्तु किसकी हैं? राजनीति विज्ञान में। इन आधार इनका कहाँ से मिलता है? इनको आधार है इनका राजनीति विज्ञान। तो आधार तो राजनीति विज्ञान है, लेकिन इनको हम किस में पढ़ रहे हैं? राजनीतिक भूगोल में भी इनको पढ़ा जाता है, क्योंकि क्षेत्र विशेष की अपनी इसमें कुछ विशेषताएं होती हैं, और कुछ जो सीमाएं वगैरह हम पढ़ते हैं, सीमाओं में जैसे प्राकृतिक सीमा है, आरोपित सीमा होती है, अध्यारोपित सीमा होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जो राजनीति भूगोल है उसमें अध्ययन करते हैं। तो राजनीतिक भूगोल की विषय वस्तु है वो राजनीति विज्ञान से जुड़ी हुई है। निर्वाचन प्रणालियाँ, चुनाव प्रणाली किस प्रकार की हैं। इसके अलावा राजनीतिक भूगोल में हमने देखा है जैसे हृदय स्थल सिद्धांत है, इसके अलावा जो रिमलैंड थ्योरी है, या राज्य का जीववादी सिद्धांत है। तो विभिन्न भूगोलवेताओं ने क्या है, अपने राजनीति विज्ञान से संबंधित अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। राजनीतिक भूगोल से संबंधित अपने सिद्धांत हैं, वो राज्य से संबंधित हैं, वो अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि राजनीतिक विज्ञान
यानी पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी है वो एक दूसरे से क्या है, संबंधित है, क्योंकि ये एक दूसरे को विषय वस्तु प्रदान करते हैं। क्योंकि राजनीति भूगोल जो है उसमें हम राजनीति विज्ञान की जो विषय वस्तु है उसका अध्ययन करते हैं। अब अगली जो शाखा है वह है सैन्य विज्ञान। तो भूगोल और सैन्य विज्ञान। ज्योग्राफी एंड मिलिट्री साइंस, भूगोल और सैन्य विज्ञान। अब सैन्य विज्ञान की जो विषय वस्तु है उसके बारे में, यानी जैसे अंतर्गत राष्ट्र की सीमाएं हैं, भौगोलिक स्थिति है, प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधन है, जनशक्ति है, सुरक्षा है, ये सारे किसके विषय हैं, सैन्य विज्ञान। सैन्य विज्ञान में राष्ट्र की सीमाएं, सुरक्षा, जनशक्ति, भौगोलिक विस्तार एवं स्थिति, इन सभी चीज़ों के बारे में क्या है हम सैन्य विज्ञान में पढ़ते हैं। यानी सैन्य विज्ञान की विषय वस्तु क्या है, किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति है, सीमाएं हैं, प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधन है, जनशक्ति है, सुरक्षा है, आदि जो चीज़ें हैं वो सैन्य विज्ञान की विषय वस्तु है। यानी सैन्य विज्ञान में इनका अध्ययन किया जाता है। अब इनको, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो सामरिक स्थल, एक प्रकार से सामरिक स्थिति से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब युद्ध के मोर्चों के जो निर्धारण है, सीमाओं का निर्धारण है, वो भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर भी, भौगोलिक कुछ जैसे स्थलाकृतियाँ होती हैं उनके आधार पर भी किया जाता है। जैसे पर्वतीय सीमा होती है, नदी सीमा होती है, तो वो क्या है, एक प्रकार से जो स्थलाकृतियाँ वगैरह हैं उनको समझने के लिए इसमें भूगोल का सहारा लिया जाता है। अब जैसे युद्ध के समय क्या है, युद्ध के समय जो मोर्चे वगैरह हैं उनका निर्धारण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, क्षेत्र के भौगोलिक ज्ञान की। अब भौगोलिक ज्ञान की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि क्षेत्र का अगर भौगोलिक ज्ञान होगा तो उत्तम तरीके से क्या है, वहाँ की जो मोर्चे वगैरह हैं उनका निर्धारण किया जा सकता है। यानी उसमें उस क्षेत्र की स्थिति है, उच्चावच है, जलवायु है, सभी चीज़ों का ध्यान उसमें रखा जाता है। स्थिति, उच्चावच और जलवायु, ये चीज़ें जो है इनका संबंध, इसका ध्यान किस में रखा जाता है, मोर्चे आदि हैं उनके निर्धारण में किया जाता है। अब जैसे वन भूमि है, कहीं पर पर्वत भूमि है या कहीं पर जलाशय है, इनका अच्छी तरह से ज्ञान होना आवश्यक होता है, क्योंकि युद्ध के समय इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ये कहीं ना कहीं सहायक भी होते हैं और कई बार अगर इनका हमें ज्ञान न हो भौगोलिक, तो ये क्या है, मार्ग में बाधा भी उत्पन्न करते हैं। इसलिए क्या है, युद्ध के समय भौगोलिक ज्ञान की आवश्यकता हमें पड़ती है, जो कि हमें किससे प्राप्त होगा, भूगोल से प्राप्त होगा। और ये दायित्व किसका है, सैन्य विज्ञान का है। राष्ट्र की सुरक्षा, जनशक्ति और भौगोलिक विकास, जो विस्तार एवं स्थिति की जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है, क्योंकि ये सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है, राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। स्थिति, उच्चावच और जलवायु, तो उस क्षेत्र की स्थिति कैसी है, कौन से क्षेत्र, किस प्रकार की वहाँ पर जलवायु पाई जाती है, प्राकृतिक वनस्पति कैसी है, वहाँ की वन भूमि है या किस प्रकार की जो भूमि है, उसका ज्ञान होना चाहिए। अब इसमें भूगोल की एक शाखा भी होती है जिसको कहते हैं सैन्य भूगोल, मिलिट्री ज्योग्राफी, जिसको हम कहते हैं सैन्य भूगोल। तो ये सारी चीज़ें किस में पढ़ी जाएंगी, सैन्य भूगोल में पढ़ी जाती हैं, जो कि क्या, जो मिलिट्री साइंस है
उसमें इन सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा स्थलाकृतिक मानचित्र हैं, तो उनमें दोनों जो विषय हैं यानी भूगोल और जो सैन्य विज्ञान है उसमें समान रूप से किनका प्रयोग होता है, स्थलाकृतिक मानचित्रों का। अब स्थलाकृतिक मानचित्र वो हैं सैन्य भूगोल में भी काम में लिए जाते हैं और सैन्य विज्ञान में भी काम में लिए जाते हैं। सैन्य भूगोल जो कि भूगोल की शाखा है और सैन्य विज्ञान है वो एक अलग विषय है, लेकिन इन दोनों में स्थलाकृतिक मानचित्र जो हैं यानी ट्रोपोग्राफिकल मैप्स हैं, ट्रोपोग्राफिकल सीट्स जो हैं, उनका उपयोग दोनों में समान रूप से किया जाता है। इस प्रकार क्या है, दोनों विषय जो अध्ययन क्षेत्र जो दोनों विषयों का है वो एक ही जैसा है, यानी इसमें सीमा सुरक्षा जन शक्ति है, भौगोलिक स्तर स्थिति है, इसके साथ इस भूगोल में क्या है, हम स्थिति जलवायु उच्चावच आदि चीज़ों का अध्ययन भी भूगोल में भी हम करते हैं और सैन्य विज्ञान में भी इसका अध्ययन किया जाता है। सैन्य भूगोल में स्थलाकृतिक मानचित्रों की जिस प्रकार आवश्यकता पड़ती है उसी प्रकार क्या है मिलिट्री साइंस में भी यानी सैन्य विज्ञान में भी इनकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र की सीमा निर्धारण है या मोर्चों वगैरह के निर्धारण में उस क्षेत्र का सम्यक ज्ञान यानी पूर्णतः ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। तो ये हो गया सैन्य विज्ञान के संबंध के साथ में संबंध। अब हम देखते हैं भूगोल और जनांकीकी किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं। भूगोल और जनांकीकी। Geography and डेमोग्राफी। ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी, भूगोल और जनांकीकी, ये एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है इसके बारे में हम देखते हैं कि जो जनांकीकी या जनसांख्यिकी जो होती है उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, जनसंख्या का आकार, संरचना, संगठन, इससे ये सारी चीज़ें हैं वो किस में पढ़ी जाती हैं, जनांकीकी में पढ़ी जाती हैं। जनांकीकी जनसंख्या का आकार, संरचना, संगठन, ये सारी चीज़ें हैं, ये किसका विषय है, जनांकीकी में ये पढ़ी जाती हैं। जनसंख्या का विकास कैसे होता है, किस प्रकार से और उसका परिणाम क्या रहता है, ये सारी चीज़ें इसी में रहती हैं। इसमें जनसंख्या संबंधी जो आंकड़े हैं उनका एकत्रण करना, उनको वर्गीकृत करना और उनको विश्लेषण करना, उनका मूल्यांकन करना, ये सारे के सारे जो कार्य हैं वो एक प्रकार से जनांकीकीय प्रतिरूप की प्रक्रियाओं से इनकी व्याख्या की जाती है। अब जैसे मानव भूगोल में हम पढ़ते हैं, मानव भूगोल में हम जनसंख्या में हम क्या पढ़ते हैं, जनगणना पढ़ते हैं, संरचना, संगठन, इसमें लिंगानुपात है, साक्षरता है, वो सारी चीज़ों के हम पढ़ते हैं। इसके अलावा प्रवास है या जनांकीकीय अवस्थाएं हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम किस में कर रहे हैं, भूगोल में, मानव भूगोल में हम कर रहे हैं। अब जनसंख्या भूगोल जो कि मानव भूगोल की एक शाखा है, उसमें जनसंख्या के प्रत्येक जो प्रारूप है उसका अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या की संरचना, विकास और जो उसके विकास की जो अवस्थाएं हैं,
उन सारी चीज़ों का अध्ययन इसमें किया जाता है। इन जनसंख्या के वितरण, संगठन, विकास, स्थानांतरण आदि सारी जो चीज़ें हैं वो मानव भूगोल की जो उपशाखा है, भौगोलिक जो जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल है, उसमें हम सारी चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ते हैं। लेकिन इसमें जो जनसंख्या के आंकड़े जो एकत्रण करने का कार्य है, उनका संश्लेषण, विश्लेषण करना, उनका मूल्यांकन करना, परिमाणात्मक मूल्यांकन उसका करना, वो जो मुख्य कार्य है वो किसका होता है? जनांकीकी का होता है, डेमोग्राफी का होता है, जो कि हम भूगोल में भी पढ़ते हैं। तो इस प्रकार मानव भूगोल की जो शाखा है या जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल है, वह भी क्या है? जनांकीकी से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो ये हमने पढ़े जो भूगोल विषय है उसके अन्य जो सामाजिक विज्ञानों के साथ में संबंध। तो हमने भौतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों प्रकार के दोनों जो विषय हैं उनमें कौन कौन से विषयों से भूगोल का अध्ययन संबंधित है उनके बारे में हमने पढ़ा। तो जो भूगोल विषय का अन्य विषयों के साथ संबंध था उसमें हमने सभी विषयों के साथ इसमें संबंध है इसके वो हैं पढ़े हैं। तो भूगोल विषय के अन्य विषयों के साथ संबंध में इतना ही। आगे हम एक नई विषय वस्तु के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।